हंसी, छटाक भर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी छटाक भर हंसी, अरे क्या? छटाक भर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक भर हंसी, छटाक भर खुशी, छटाक भर हंसी, छटाक भर खुशी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चहेते कार्यक्रम में जिसका नाम है छटाक भर खुशी। क्या छटक छटक करके आ रहे हैं आप? बिना धूल के ही सफाई कर रहे हैं? अरे मैडम जी कि कब से यही भूल फेमस करता रहा। सुनिएगा मैडम जी कि कब से यही भूल फेमस करता रहा। अरे धूल कंबल में थी और कमरा साफ करता रहा। वाह वाह, देखिए गहराई मैडम जी। अरे कच्चा भी तो शेर गलत है और आप तो सवा शेर हैं जो शेर में भी अपना नाम चिपका देते हैं। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वाह वाह, क्या बात है दीदी, क्या बात है। सुना आपने सही शेर। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप ये सफाई करना क्यों शुरू कर रहे हैं? अरे वो क्या है ना मैडम जी हाँ। कि हम स्वच्छ भारत के सदस्य हैं, तो हम सबको प्रेरित करते रहते हैं गांव में। आज हम जगह जगह पे शौचालय बनवाए हैं और कूड़ादान भी रखवाए हैं। हाँ। लेकिन अपने ही घर में कूड़ादान रखना भूल गए। अपने घर का कचरा लिया, प्लास्टिक बैग में बांधा और बाहर सड़क पर फेंक दिया। वाह, क्या स्वच्छ भारत अभियान है। आप जैसे लोग ही हैं जो अपना घर गंदा नहीं होने देते, लेकिन हाँ, शहर जरूर गंदा करते हैं। अभी एक आध बार तो हो जाता है मैडम जी, जानबूझ के थोड़ी नहीं करते हैं। अच्छा, हर बार टूथपेस्ट का डब्बा बाहर फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि कहाँ कचरा है। अब मैडम जी क्यों, काम का तो होता नहीं है वो है। लेकिन चलिए ठीक है, हमको माफ कर दीजिए, अगली बार से हम डब्बा में ही डालेंगे। ठीक। गुड जॉब फेमस लाल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये स्वीकार कर लिया जी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि यूज़ तो टूथपेस्ट होता है, तो उसको डब्बे में क्यों पैक करते हैं? यही डब्बा लोग सड़क पर फेंकते हैं और हमारे शहर में कचरा बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। वैसे हाँ दीदी, आप एक मशीन होकर ये सब समझती हैं, लेकिन हम इंसान होकर ये समझते ही नहीं और गलती किए जा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी। अरे हम लोगों को ना वो प्लास्टिक का थैली जो होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो जूट का थैली बनता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अरे गांधी जी भी तो यही बात बोले हैं। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन बना दिया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को वर्ष 2024 से 25 तक के लिए मंजूरी दी। 2021 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यह वित्त पोषण विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल के माध्यम से किया जाएगा। पर ये कैसे होगा वित्त पोषण? बताइए कैसे होगा? जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आवंटित 1,40,881 करोड़ रुपए में से 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किए जा रहे हैं और बाकी धनराशि को 15वें वित्त आयोग को जारी फंड के माध्यम से तथा मनरेगा और ठोस एवं
तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM के राजस्व सृजन मॉडलों के तहत जारी किए जाने वाले फंड से जुटाया जाएगा। अच्छा, इस कार्यक्रम को अमल में कैसे लाया जाएगा? मैं आपको बताती हूँ और अपने किसान बहनों और भाइयों को भी बताती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ODF प्लस मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, इस ODF प्लस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखा जाएगा तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी 4 संकेतों के आधार पर की जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन। इस कार्यक्रम में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मापदंडों के अनुसार नए पात्र परिवारों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। मतलब नया शौचालय बनवाने के लिए जो 12,000 रुपया मिलता था वो मिलता रहेगा? जी बिल्कुल। फेमस लाल जी, आप अपने गांव में बनवाए हैं कि नहीं? अरे हमारा नाम फेमस लाल है। हम गांव में सबको बोल दिए हैं कि देखिए भाइयों और बहनों, अपने अपने घरों में शौचालय जरूर बनवाइए। बिल्कुल। खेतों को सिर्फ फसल बोने के लिए काम में लाइए, ये ना कि दूषित करिए उसको। हमारा गांव प्रदूषण मुक्त और एकदम साफ सुथरा रहेगा। थोड़ा और कुछ बताइए हमको इसके बारे में। हाँ, बताते हैं, बल्कि आपको ही नहीं लेकिन हमारे दर्शक यानी कि हमारे किसान बहन भाइयों को भी और जानकारी देते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों की ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत बुनियादी ढांचों जैसे कि खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, शोधन संयंत्र का भी निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस चरण में घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों को निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना जारी रहेगा। अच्छा मैडम जी, इसके एग्जीक्यूशन में केंद्र राज्यों का हिस्सा कितना रहेगा? बताते हैं हम आपको। इस कार्यक्रम का परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग और अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुपात 90-10, अन्य राज्यों के लिए 60-40 और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% होगा। अरे वाह मैडम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बस ये जो मिशन है ना मैडम जी, वो बस कैसे भी पूरा हो जाए। हो रहा है। आपको तो मालूम ही होगा, भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की भी शुरुआत के समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% दर्ज की गई थी। हाँ, और अब इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सभी राज्य को ये सलाह दी कि वे इस बात की एक बार पुष्टि कर लें, ऐसा कोई ग्रामीण घर ना हो जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो, और ये सुनिश्चित करने के दौरान अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती हो तो उसको व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी घर ना छूटे। ऐसे ही तो फेमस लाल जी बनेगा स्वच्छ भारत, और भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारे किसान बहन और भाइयों से यही गुजारिश है कि अपने घरों में शौचालय बनाएं। खेत को बस खेती के लिए ही उपयोग करें, दूषित करने के लिए नहीं।
वाह, आप लोगों ने हम किसान बहन भाइयों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी। आप लोगों को धन्यवाद। मेंशन नॉट फेमस लाल जी। वैसे ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ठीक है, फिर इंटरवल ले लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे पिक्चर। श्रुति जी, इंटरवल में क्या खाना पसंद करेंगी? पॉपकॉर्न, बर्गर या फिर कुछ और? असम टी पीऊंगी और फिर देखूंगी पिक्चर जो आप दिखाना चाहती हैं। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भाई, असम टी पीने के बाद तो मैं एकदम तरोताजा महसूस कर रही हूँ। अरे मैडम जी, चाय तो कोई सी भी हो, हम तो बस पी लेते हैं। गजब मतलबी हैं। जहाँ की चाय पिए हैं वहाँ की तारीफ तो कीजिए। वाह मैडम जी वाह, असम की चाय कितनी कमाल की होती है ना, मजा आ गया मैडम जी। खुश हो जाइए, कर दिए तारीफ। गुड जॉब फेमस लाल जी। फेमस लाल जी, क्या हो गया आपको? क्या बात है? क्या गम है जिसे आप छुपा रहे हैं? हाँ, क्या बताएं मैडम जी, नहीं बताइए बताइए। बहुत दिक्कत चल रही है हमारे दिमाग में। क्या? कि नाम तो हम रख लिए हैं फेमस, हाँ, पर हम कब होंगे फेमस? अब आप फेमस होने की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ये फेमस असम टी पीजिए। अरे यही तो दिक्कत है मैडम जी, कि चाय भी फेमस है और हम। फेमस लाल जी, असम और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। हमें तो पता नहीं, अगर कुछ है तो बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी असम के बारे में, तभी आपकी जाकर सोच बदलेगी और आपको समझ आ जाएगा कि असम बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। तो चलिए दिखाइए हम सबको। जी चलिए। ब्रह्मपुत्र के तट पर नीलांचल पहाड़ी के ठीक ऊपर स्थित कामाख्या भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। इसे तांत्रिक का स्थान माना जाता है और यह हिंदू शक्ति उपासकों की गहरी भक्ति का प्रतीक है। यह सब शायद पौराणिक कथाओं में शुरू हुआ था। मान्यता है कि भगवान शिव की पत्नी सती पार्वती के शरीर के श्रोणी भाग उस समय इस पहाड़ी पर गिरे जब वह अपने मृत शरीर के साथ ब्रह्मांड के पार भटक रही थीं। सती ने पिता दक्ष राज के हाथों अपने पति के अपमान के विरोध में आत्मदाह कर लिया था। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में मंदिर काला पहाड़ से उजाड़ दिया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महान कोच राजा नर नारायण ने अपने सैन्य सेनापति और भाई शिला राय की देखरेख में किया था। अहोम राजाओं ने भूमि और संपत्ति के आवंटन के साथ इस मंदिर को संरक्षण भी दिया। अहोम राजाओं के शाही चिकित्सक को शाही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति के बाद यहाँ शपथ लेनी पड़ी। पत्थर पर यहाँ के शिलालेख इतिहासकारों के लिए सूचना का अमूल्य स्रोत माने जाते हैं।
चारों ओर से व्यवहारिक रूप से पहाड़ियों से घिरे असम को बड़ी और छोटी नदियों से पार किया जाता है। असम में आम जीवन पहाड़ियों और नदियों का योगदान है। यह समृद्ध वनस्पतियों और जीव के बीच सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें से कुछ नदियों में गंगा डॉल्फिन के छोटे परिवार रहते हैं। ये सुंदर जीव प्रकृति के निवास में मुस्कुराते हुए खेलते हैं। कभी कभी एकल सिंग वाले गैंडे भी दिख जाते हैं, जो कई सालों से मनुष्य के लालच और अज्ञानता के शिकार होते आए हैं। सर्दियों में यह भूमि हजारों मील दूर से आने वाले क्रेन या बतख जैसे पंख वाले मेहमानों का स्वागत करती है। असम के लोग इनकी मेजबानी के लिए एक सरल इशारा और जीने का आश्वासन देते हैं। ये हमारे ग्रह को थोड़ा बेहतर और कम नीरस बना देते हैं। ये नदी उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाह वाह, क्या बात वाह है, मैडम क्या जी, बात कितना सुंदर है। हैं? जय हो कामाख्या देवी की। जय हो, जय हो। हम तो भूल ही गए थे कि देवी मैया का मंदिर वहां पर आसाम में है। हैं? और मैडम जी, वो काजीरंगा आसाम में वो गैंडा देखे थी? अरे बाप रे बाप, कितना था। हमारा तो देख के सर घूम गया। अरे सर को मत घुमाइए, जाके घूम के आइए। आपने देखा ना कि कितना सुंदर है। हाँ मैडम जी, सच में। फेमस लाल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि पूरा पूर्वोत्तर भारत दिखाऊंगी। वाकई में दीदी, नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और आपको पता है, इसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था? तो आप कहे नहीं? क्योंकि अभी एक और प्रदेश जुड़ गया है ना, सिक्किम, जो बहुत ही खूबसूरत है। वाह मैडम जी, बताइए, देखने और घूमने के लिए कितना कुछ है, और हम यहाँ पे नाम के लिए मरे जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए फेमस लाल जी, आप अपनी इन्हीं आंखों से पूरा आसाम देखेंगे। तब तक आप आसाम चाय पीजिए। आसाम चाय, जब ये आसाम चाय बोलती हो ना, तो मेरा भी मन करता है कि एक और कप पी ही लूं। लेकिन क्या है, हमारी चाय खत्म हो गई है। अरे मैडम जी, हाँ। हमारी चाय बची हुई है ना, एक कप। हाँ? हाँ। एक अनार 100 बीमार, चाय कम है, दोनों लोग कैसे पी पाएंगे? अरे मैडम जी, कप में पी लेंगे, हम प्लेट में पी लेंगे। तो दीदी, यहाँ कोई बीमार नहीं है, इसलिए अपने अनार को अपने पास ही रखिए, और हम पिएंगे चाय, और आप लोग लेंगे एक ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चहेते कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। अनार दीदी, मतलब तुमने जो कहावत कही उसे सीरियसली ले लिया? अरे यहाँ कोई बीमार नहीं है। श्रुति जी, मैं जानती हूँ यहाँ कोई बीमार नहीं है, लेकिन शायद आपने अनार को हल्के में ले लिया।
हाँ? अरे हल्के में नहीं लिया है, नाप तोल के लेंगे भाई। बताइए कितने का है। पहले आप अनार के बारे में जान तो लीजिए, उसके बाद तोलते रहिएगा। अरे हमको पता है कि अनार खाने से खून बढ़ता है, ठीक है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि अनार की खेती कैसे की जाए ताकि हमारे किसान बहन भाई उससे ज्यादा लाभ उठा सकें। हाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देश के हर किसान का सपना है कि वो कम समय और पैसे में अधिक लाभ उठा सके। इसके लिए वह अपने क्षेत्र के अनुसार खेती करता है। इसकी खेती से लाखों तक की कमाई हो सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। अनार के एक पेड़ से लगभग 25 साल तक फल मिल सकता है। बाप रे बाप। अच्छा, आप लोगों ने हमको खेती के बारे में तो बता दिया अनार की, अब हमको ये बताइए कि कौन सी जलवायु और कौन सी मिट्टी ये अनार की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, आपको ही नहीं बल्कि हमारे किसान बहन और भाइयों को भी बताते हैं। अनार के पौधों को अगस्त या फिर फरवरी मार्च के महीने में लगाया जाता है। इसकी खेती के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं और इसके बाद किसानों को लगभग 3 से 4 साल के बाद पेड़ फल देने लगता है। अनार की खेती की खास बात है कि इसमें एक बार निवेश करने से आप सालों तक कमाई कर सकते हैं। अच्छा मैडम जी, हमको एक बात पूछनी है कि जिस तरह से आम की अलग अलग किस्में होती हैं कि लंगड़ा, दशहरी, सिनूरी, तो वैसे ही क्या अनार की भी किस्में होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। देश में अनार की कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं जिसमें उपज करने से अच्छी कमाई हो। अच्छा मैडम जी, हमको ये पूछना है कि अनार के पौधे के रोपण में क्या क्या चीजें चाहिए? बताते हैं हम आपको। अगर किसान अनार की खेती कर रहे हैं तो पौधा रोपण से लगभग 1 महीना पहले गड्ढा खोद लें। ध्यान रहे कि ये गड्ढे लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए और साथ ही इनकी सामान्यतः दूरी 4 से 5 मीटर की होनी चाहिए। अब गड्ढों को लगभग 15 दिन तक खुला छोड़ दें। इसके बाद लगभग 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 0.50 ग्राम क्लोरोपाइरिफॉस का चूर्ण तैयार कर लें। इन सभी को गड्ढों की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। क्यों फेमस लाल जी, अब समझ में आया कि कितना कुछ करना पड़ता है? धन्य है आप लोग, जो आप लोगों ने हम किसान बहन भाइयों को ज्ञान का धन्य दिया। मेंशन नॉट। हाँ, पर अब खेती के बारे में और बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि कैसे इसकी खेती होती है। जी। अनार का रस दिल की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। ये धमनियों में रुकावट के जोखिम को कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। अनार रक्त में शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाता, इसीलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति भी इसका सेवन बेफिक्र होकर कर सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें अनार के रस का सेवन करना चाहिए। दरअसल ये एक प्राकृतिक एस्पिरिन है जो रक्त के जमाव और रक्त के धक्के बनने से रोकता है। और फेमस लाल जी, इस अनार के और भी बहुत फायदे हैं। अरे मैडम जी, क्या हो गया? अरे हम बीमारी सा महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ? बहुत कमजोरी लग रहा है मैडम जी। अब कुछ लाएं आप? अरे नहीं मैडम जी, हमको एक अनार मिल जाता ना तो हम अच्छा महसूस करने लगते। फेमस लाल जी, आपको ये अनार क्या, मैं आपको पूरा खेत दे दूंगी, पूरी दुकान दे दूंगी। हाँ? लेकिन एक बार पहले दुकान के मालिक से पूछना पड़ेगा। अभी दुकान का मालिक कहाँ से आ गया मैडम जी? फेमस लाल जी, वो देखिए, वो रहे दुकान के मालिक। अनारदाता। अनार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अब अगर मौसम गर्मी का हो तो ऐसे में अनार और भी लाभदायक हो जाता है। ऐसे में अगर हम इसकी खेती के बारे में बात न करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो चलिए, क्यों ना आज हम अनार की खेती के बारे में बात करें। भारत में अनार की खेती
मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जा रही है। तो आप अगर अनार की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है। अनार अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड क्लाइमेट में अच्छे तरह से उगाया जा सकता है, लेकिन इसमें लगने वाले फलों का विकास गर्म और शुष्क जलवायु में होता है। जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके फल अच्छे से उगते हैं। बात इसके लिए भूमि की अगर करें तो वैसे तो अनार कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी की सुविधा इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। आइए आपको मिलवाते हैं अनार उगाने वाले बागवान से। नमस्कार, मैं रशीद बागवान। मेरा फलों का कारोबार है। मैं यहाँ पे बेचता हूँ मार्केट में, यहाँ पे भी बिक के मार्केट में भी जाता है। ये साल में एक ही बार होता है, सिर्फ लागत निकलता है, रोजी रोटी चलता है। तो मंडी में भी जाता है, यहाँ लोकल भी बिकता है। मुर्दुला होता है, अरक्ता होता है, एक ये अपना गावटी टाइप होता है, एक गणेश होता है। एक अनार का सबसे अच्छा सीजन जून और जुलाई। अब बात आती है अनार की रोपाई की, तो इसे 5 मीटर या 6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई होनी चाहिए। अगर मौसम वर्षा का नहीं हो तो समय समय पर इसकी कटाई छटाई होती रहनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है दीदी, तुम तो अनारकली निकली। मतलब हमने मांगा था एक अनार और तुमने पूरी खेती दिखा दी। जी, अपन तो ऐसे ही है, क्योंकि दिल तो है नहीं जो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए अनार बांटते चलो भाई, अनार बांटते चलो। खुशियाँ बांटते चलो भाई, खुशियाँ बांटते चलो। बस ऐसी छोटी छोटी खुशी हम इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो और देखिए ताकि और खुश हो जाइए। अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी मनोरंजन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना चहेता कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी। हम तीनों की ओर से एक अनार नहीं, नमस्कार। नमस्कार।